नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों बना, कौन कौन से लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में हेल्प कर रहे थे, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाई मेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके पीछे कहानी है, वो कहानी स्टार्ट होती है 20 अगस्त 1917 से। अब इस दिन क्या होता है, इस दिन एडविन मोंटेगू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे किसके, इंडिया के। अब ये क्या करते हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक डिक्लेरेशन देते हैं। अब डिक्लेरेशन में इसमें इन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें कही। अब वो पॉजिटिव बातें क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पॉजिटिव बात इन्होंने ये कही कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने बात की इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया आजाद होने जा रहा है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो भाई वो तो हम बना देंगे, लेकिन उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन तो सीख लें। इसलिए इन्होंने प्रपोज किया कि अब जरूरत है, अब वो समय आ चुका है कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। तो इन्होंने प्रपोज किया कि नंबर्स को बढ़ा दो। दूसरा, इन्होंने एक अच्छी बात यह कही, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब इंडिया में क्या होगी, एक सेल्फ गवर्नमेंट होगी। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है। इलेक्ट कौन करेगा, हम लोग इलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, इन्होंने दो, इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारी बातें कही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें यही थी कि इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए योगदान, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाना चाहिए। दूसरा क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट बन जानी चाहिए इंडिया में। इसी को किसके नाम से जाना जाता है, इसी डिक्लेरेशन को जाना जाता है मोंटेगो डिक्लेरेशन, और इसका जो दूसरा नाम है वो है अगस्त डिक्लेरेशन। अब इसको अगस्त डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कब हुआ था, ये हुआ था अगस्त के महीने में। क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लें, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, अगस्त डिक्लेरेशन अलग है और एक अगस्त ऑफर है। नेहरू साहब की एक डिमांड थी 1938 में, जिसको 1940 में मान लिया गया था, वो अगस्त ऑफर है। ठीक है, तो याद रखना, ये अगस्त डिक्लेरेशन अगस्त ऑफर नहीं है। अगस्त ऑफर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। कभी कभी जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे आपको लगता है अगस्त डिक्लेरेशन और अगस्त ऑफर सेम है, नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। क्लियर है। तो यहां पे मोंटेगो साहब ने ये बातें कही। उसके बाद देखिए, अब इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने बात की थी सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट की। अब सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आजादी के बाद से चाहे पंडित नेहरू की सरकार हो, या मैडम इंदिरा गांधी की सरकार हो, या नरसिम्हा राव साहब की सरकार हो, या आई.के. गुजराल साहब की सरकार हो, या मनमोहन सिंह सर की सरकार हो, या फिर मोदी साहब की सरकार हो, ये जितनी भी गवर्नमेंट है ये सारी की सारी क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि जब कभी भी आप चाहें आप सरकार को गिरा सकते हैं। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब मैं तो कॉमन इंसान हूं, मैं कैसे सरकार गिरा सकता हूं। अब देखिए, अभी फिलहाल मोदी साहब हमारे क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने कभी मोदी साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर वोट किया था? नहीं। एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते ही नहीं है। इलेक्शन किसके होते हैं, इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, और लोकसभा में भी किसके इलेक्शन होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो मोदी साहब 543 में से किसी एक सीट से वो खड़े होंगे, और आप क्या करेंगे, आप उनको वोट करेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या करेंगे, वोट करेंगे। मोदी साहब किससे बिलोंग करते हैं, मोदी साहब बिलोंग करते हैं बीजेपी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये मैजिक नंबर आ जाता है, मैजिक नंबर क्या है, 272 प्लस, अगर ये मैजिक नंबर मोदी साहब के पास आ जाता है तो मोदी साहब के पास मेजोरिटी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एक नाम को प्रपोज कर सकती है कि भाई ये हमारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। समझ पा रहे हैं। अब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अगर क्योंकि आपने वोट किया, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो क्या आप मोदी सरकार को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस करना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या इंट्रोड्यूस करना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि साहब मैं कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। देखो, जैसे आपने मोदी साहब को वोट देके जिताया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इसी तरह से कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होंगे जो अपोजिशन में होंगे, वो क्या करेंगे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन
पास हो जाता है तो मोदी साहब को उसी समय पे अपना पोस्ट से, यानी कि जिस भी वो पोस्ट पे हैं वहां से उनको रिजाइन करना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जब आप इसको चाहें आप इसको गिरा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब 1917 में इंडिया क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी था। जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था तो वहां पे लॉ कौन बनाता था? एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन थी? तो उस समय पे एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वाइसरॉय और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है सेल्फ गवर्नमेंट की। अब बात हो रही है किसकी? एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की। तो जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी या फिर जो सेल्फ गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, और इस गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करेगा? इस गवर्नमेंट को हम लोग इलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको मोदी साहब का एग्जांपल बताया कि मोदी साहब किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बने। समझ पा रहे हैं? तो 1917 से लेके अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, हम बढ़ रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, एडविन मोंटेगो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि गवर्नर जनरल थे किसके? इंडिया के। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं? एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट। कब पब्लिश करते हैं? 8 जुलाई 1918 को। अब ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट दो वजह से है। क्यों है? क्योंकि एक तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भाई रिफॉर्म्स तो चाहिए ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है इंडिया का तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस होने चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, उसका जो बेसिस था वो यही रिपोर्ट थी। इसीलिए दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मोंटेगू और चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी थी क्योंकि ये बेस था किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए। इस एक्ट में पहला पॉजिटिव चेंज तो यह हुआ कि इंडियंस के जो नंबर्स थे, कहां पे नंबर थे भाई? वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें नंबर्स बढ़ा के 1 से 3 कर दिए। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। उन 6 में से एक मेंबर इंडियन होता था पहले, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब 3 इंडियन होंगे वहां पे। क्लियर हुआ? सेकंड, इसके अलावा इंडियंस को इंपोर्टेंट कमेटी में भी क्या किया जाने लगा? इंक्लूड किया जाने लगा। अब जैसे कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे हमारे पास फाइनेंस कमेटी है। अगर मैं बात करूं किसकी? फाइनेंस कमेटी की। नाम से पता चल रहा है कि जो फाइनेंस कमेटी है ऑब्वियसली ये पैसों से रिलेटेड होगी, है ना? तो इस कमेटी में भी इंडियंस को शामिल किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे वो भी क्या होंगे? इलेक्शन से आएंगे। सही है? तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस थे और ऐसा हुआ भी। 1920 में इलेक्शन भी होते हैं, 1920 में क्या हुआ? इलेक्शन भी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर देखा जाए तो ये जो एक्ट था इसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ने इसके साथ एक बात और कही। इन्होंने कहा कि हम 10 साल के बाद अगर मैं इसमें 10 साल ऐड करता हूं तो कितना होगा बताइए? ये हो जाएगा 1929। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम 10 साल के बाद एक कमीशन लेके आएंगे और वो कमीशन क्या करेगा? वो कमीशन ये देखेगा कि इस एक्ट के आने के बाद क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? ठीक इससे 2 साल पहले यानी कि 1927 में वो एक कमीशन लेके आते हैं और काफी फेमस है, आप सभी को उसके बारे में पता भी होगा। और उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। कब आता है? नवंबर 1927 में। कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं। इसको कमीशन साइमन कमीशन इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन थे। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जितने भी 7 मेंबर थे ना, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ये सारे के सारे क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। अब मुझे एक बात बताओ,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तो भाई आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, लेकिन 10 साल के बाद जब आपने उसके चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए कमीशन बनाया, उसमें तो भाई कोई इंडियन है ही नहीं। तो आप कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हो? इंडिया को आप किस तरह से आजादी दोगे जब ये जो 7 मेंबर्स हैं इसमें कोई इंडियन है ही नहीं? इसलिए आपने सुना होगा साइमन कमीशन गो बैक, इसके नारे लगाए गए। इसके अलावा ये जो कमीशन होता है ये अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश करता है मई 1930 को। इसके अलावा अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज बोलते हैं जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप इंग्लैंड में आओ, वहां पे आप घूम भी लेना, और हम क्या करेंगे, ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई गए और 2-4 दिन में उसको डिस्कस कर लिया, नहीं, इसको डिस्कस किया जाता है 3 बार। तो 3 डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के नाम से इन मीटिंग को कहा जाता है, और कॉमनली ये है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि 1930 से लेकर 1932 के बीच में होती हैं। जैसे मान लीजिए जो पहली राउंड टेबल है वो आपकी होती है नवंबर 1930, और ये खत्म हो जाती है कब, आपकी जनवरी 31 में। तो ऐसा नहीं कि भाई एक ही साथ होगी, नहीं। अब होता क्या है, अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो 3 राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें डिस्कशन हुआ था, इंडियंस को, जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, जो लीडर थे, सबको बुलाया, जिसको भी नॉलेज थी भाई जो भी आना चाहे आ सकता है, डिस्कस कर सकता है। तो इन्हीं का जो रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट क्या था दोस्तों? वो रिजल्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेट पीसेस में आ चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसका रिजल्ट था। तो उसमें आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय साहब क्या करते हैं, एक आइडिया देते हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी? ये आइडिया किसका देते हैं? देखो अब बात हो रही है किसके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। किसको बनाना चाहिए? इंडियंस को बनाना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक असेंबली होती है, मतलब जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, ड्राफ्ट करेगी, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने आइडिया दिया किसका? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बात समझ पा रहे हैं? अब वापस से आते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। एक क्वेश्चन ये भी आता है, अब ये सारे क्वेश्चन आपके, ये सारे के सारे स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में भी आ सकते हैं, और स्टेट पीसेस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी, ये रिजल्ट होती है किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा, आपको मैंने बताया 1934 में एम.एन. रॉय साहब क्या कहते हैं, वो एक आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली कहती है कब? 1935 में कि भाई आप एक काम करो, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, क्योंकि आप आजादी को बहुत लेट करते हुए जा रहे हो। इसके अलावा नेहरू साहब ने, पंडित नेहरू साहब ने 1938 में एक और डिमांड रखी, उसको बोला जाता है नेहरू डिमांड। अब ये जो डिमांड थी ये किसके बेस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ सभी का, मतलब ऑन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आईएनसी। तो नेहरू साहब ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, इंडिया का सेल्फ गवर्नमेंट होगी, उसमें हमें कोई भी ब्रिटिशर्स, कोई भी बाहरी आदमी नहीं चाहिए, यानी कि सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंडियंस होने चाहिए। और नेहरू साहब की इसी बात को मान लिया जाता है 1940 में। 1940 में इस बात को मान लिया जाता है और इसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। क्या बोला जाता है? अगस्त ऑफर। नेहरू डिमांड एक्सेप्टेड। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि नेहरू साहब की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग में? तो दोस्तों आपको वहां पे एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, उसको बोला जाएगा अगस्त ऑफर। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब बात चल रही है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, जो कि क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब बात है मार्च 1942 की, एक मिशन आता है, उस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। ये एक बात कहता है कि भाई देखो अब क्या है, अभी वर्ल्ड वार 2 चल रहा है, तो जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म होगा, जैसे ही विश्व युद्ध
2 खत्म होगा, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। और एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और अपनी गवर्नमेंट चलाओ। अब देखा जाए तो ये तो एक कायदे की बात थी, है ना। अगर आप देखें इसमें तो ये तो एक कायदे की बात थी। उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड वार 2 खत्म होने दो, और जैसे ही लड़ाई खत्म होगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो किस में है, वर्ल्ड वार 2 में है, तो एक बार वो मामला खत्म होने दो, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। अगर एक बार देखा जाए, मतलब सिर्फ इस लाइन को पढ़ के देखा जाए तो ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन को दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट किया और दोस्तों मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया। देखो, मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी वो थी पाकिस्तान की, उनको चाहिए था पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए अलग देश। तो मुस्लिम लीग के दिमाग में हमेशा दिन और रात चलता रहता था पाकिस्तान, डे एंड नाइट दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अब ये जो क्रिप्स मिशन था, इसमें पाकिस्तान के बारे में तो कुछ बात थी नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप पूछेंगे कि साहब कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया। देखो, कांग्रेस ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि क्रिप्स मिशन में एक बात कही गई थी, और वो बात ये थी कि अगर कोई प्रोविंस है वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर कोई प्रोविंस है, सिंध है, बंगाल है, मद्रास है, अगर वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता है, अगर वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रखना चाहता है, तो वो रख सकता है। अगर आप देखें तो बेसिकली में ये जो क्रिप्स मिशन था, ये बेसिकली में क्या दे रहा था, ये बेसिकली में दे रहा था ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन। ये बेसिकली में दे रहा था ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। भाई अभी तो इंडिया बना ही नहीं है भाई, उससे पहले ही आप जो है पार्टीशन की बात करो, जिसको अलग रहना अलग रह लो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को। अब होता क्या है, 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद क्या होता है, लॉर्ड वेवल 19 सितंबर 1945 को अनाउंस करते हैं इलेक्शन। कहां कहां पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शंस अनाउंस करते हैं 1945 से जनवरी 46 के बीच में, और इलेक्शन हो भी जाते हैं। अब उसके बाद अंग्रेज बहुत ही जल्दी बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। वंस वर्ल्ड वार 2 इज ओवर, नाउ द मेन फोकस ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो मेन फोकस है वो कहां पे है, मेन फोकस है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज एक मिशन भेजते हैं जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। अब इसमें 3 ब्रिटिशर्स होते हैं। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो 3 पर्सन थे, ब्रिटिशर्स थे, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसीलिए इस मिशन को क्या बोला जाता है, इसीलिए इस मिशन को बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कब की बात है, मार्च 1946 की बात है। अब ये मिशन क्या कहता है कि भाई जो टोटल सीट होंगी ना, जो टोटल सीट होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कितनी होंगी, 389। अब इस 389 में से जो 296 सीटें होंगी वो कहां से आएंगी, वो आएंगी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से। और जो 93 है ये सीटें कहां से आएंगी, ये आएंगी प्रिंसली स्टेट से। समझ पा रहे हैं, टोटल सीट कितनी होंगी 389, 296 कहां से आएंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से आएंगे, और 93 सीटें कहां से आएंगी, प्रिंसली स्टेट से आएंगी। अब ये जो कैबिनेट मिशन है ये एक बात और कहता है कि ये जो 296 सीटें हैं ये आएंगी इलेक्शन से, यानी कि इनके लिए क्या होगा, इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन भी ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोविंस है, उसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जनरल भी हैं। अगर मुस्लिम ज्यादा हैं तो मुस्लिम की सीटें ज्यादा होंगी, सिख ज्यादा है तो सिख की सीटें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इस बेसिस पे था इलेक्शन। और प्रिंसली स्टेट से क्या होगा, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड लोग जाएंगे कहां पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। समझ पा रहे हैं, तो टोटल सीटें कितनी 389, 296 कहां से है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से, जो कि
आएंगे इलेक्शन से और 93 सीटें प्रिंसली स्टेट की हैं जो आएंगी नॉमिनेशन से। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, अब इलेक्शंस हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिंसली स्टेट है 93 तो किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका नॉमिनेशन के लिए। अब इस 296 में से क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं 208, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 और अदर्स को मिलते हैं 15। इलेक्शंस हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो कैबिनेट मिशन अब धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शंस हो जाते हैं, नॉमिनेशन के लिए सीटें बच जाती हैं। बाकी ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो अभी आपके सामने आ गए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब देखिए, अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर एक डाउट है, कोई भी प्रोविंस है वहां से जो मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो किस तरह से इलेक्ट किए जाएंगे। तो इसका मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बता देता हूं। कोई भी आप प्रोविंस मान लीजिए, अब उस प्रोविंस में क्या होगा, उस प्रोविंस में लोग होंगे, पीपल होंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वोट करेंगे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और ये जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है ये वोट करेंगे किसके लिए, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने एमएलए को वोट करते हैं और आपके जो एमएलए होते हैं वो किसको वोट करते हैं, वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो क्या आप प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट करते हैं, नहीं। तो इसीलिए ये जो इलेक्शन है ये तो कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि आपने डायरेक्ट इसको चुना है, डायरेक्ट इलेक्शन। और ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट, बिकॉज लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना, लोगों ने किसको चुना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। और उन रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इलेक्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब होती है, कब होती है, कब होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। स्टैटिक पार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी ये पूछा जा सकता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। अब ये है पहली मीटिंग। इस पहली मीटिंग में कितने मेंबर्स आए थे, तो 211 मेंबर्स ने दोस्तों इसको क्या किया था, अटेंड किया था। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब इसका मतलब काफी सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया था, नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने अटेंड नहीं की थी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स जो नॉमिनेशन आने थे उन्होंने नॉमिनेशन ही नहीं भेजा। तो कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बाकी और लोगों ने, और किन्होंने नहीं किया, मुस्लिम लीग जिसकी 73 सीट थी, मेंबर थे, उन्होंने नहीं किया। और जो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन आने थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात। उसके बाद देखिए, अब ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है। अब एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रोविंशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसको प्रोविजनल चेयरमैन चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए, ये काफी ओल्ड मैन थे, मतलब जो भी बुजुर्ग आदमी होता है उसको बनाया जाता है, तो फ्रांस में ये परंपरा थी, उसको फॉलो करते हुए बना दिया गया। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें कितने सेशंस होते हैं, 11 सेशंस। कितने होते हैं, 11 सेशंस। और टोटल ये कवर करते हैं कितने दिनों में, 165 डेज में। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट। आपके माइंड में दो डाउट होंगे कि सर रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है और इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि सर सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि रेगुलेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटिंग। जैसे आपको पता है किसी भी चीज को रेगुलेट करना, जैसे फैन होता है ना, उसमें एक रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर में क्या होता है, आप फैन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये एक एक्ट लेके आया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि इंडिया में काम कर रही थी। तो ये जो एक्ट था, दिस एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ
ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एक्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एक्ट था टू कंट्रोल, भाई कंट्रोल तो करना ही है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंपनी भेजी इंडिया में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और दूसरा रेगुलेट करने के लिए। तो आप क्या कंट्रोल करोगे, आप क्या रेगुलेट करोगे? अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अफेयर्स का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करना चाहूं तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, उस एक्ट को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और ये किस ईयर में आया था? 1773 में। इतना क्लियर हो गया? अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो वो तो एक सिंपल कंपनी थी, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, अडानी एक कंपनी है, अडानी पावर एक कंपनी है। अब ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में कैसे निकल के सामने आती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आपके माइंड में एक डाउट हो कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए ये कंपनी बिल्कुल सेम है, जैसे हमारे पास रिलायंस है, टाटा है, अडानी पावर्स है, उसी तरह से ये भी एक कंपनी थी। अब इस कंपनी ने क्या किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिए थे और मोनोपोली ले ली थी कि भाई हम जा रहे हैं इंडिया में और हम वहां पे क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, कोई और कंपनी आप मत भेज देना। इसको अगर मैं एक सिंपल वे में आपको समझाना चाहूं, जैसे मान लीजिए मोदी साहब टाटा मोटर को बोले कि भाई आप एक काम करो, आप जाओ नेपाल में, नेपाल में आप अपना बिजनेस सेटअप कर लो, वहां पे आप कार मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दो। अब मान लीजिए मारुति बोले कि साहब हम भी बांग्लादेश में जाना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि मोदी साहब ने मोनोपोली दे दी टाटा को, भाई आप ही जाओगे। इसी तरह से क्या हुआ था? इसी तरह से उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी कंपनी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है दो बैटल, और वो बैटल कौन कौन सी हैं? वो बैटल है हमारे पास दोस्तों 1757 की बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 की बैटल ऑफ बक्सर। अब ये जो दो बैटल हैं, इन बैटल के बाद होता क्या है? व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस बैटल? जो ये ट्रेडिंग कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में निकल के सामने आती है। भाई जब आप बैटल जीत लेते हो तो आपको क्या मिलते हैं? बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। वो भी मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा। जैसे अगर मैं फॉर द टाइम बिंग अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। हालांकि इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज आई एम नॉट ए फैकल्टी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मैं पॉलिटी की फैकल्टी हूं। तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इस सब्जेक्ट में। तो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में होती है? ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। तो कौन थे बंगाल के नवाब? सिराजुद्दौला थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिलहाल कौन हेड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो होता क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में फाइट होती है और उस फाइट को कौन जीत जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हो गया? तो ये जो बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, ये जीतने के बाद क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल पावर बढ़ जाती है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट बैटल के बारे में, तो नेक्स्ट बैटल हमारे पास है बैटल ऑफ बक्सर। कब होती है? 1764 में। अब ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच में। इनको कौन हेड कर रहे थे? मेजर हेक्टर मुनरो, ये हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। कमांडर आप बोल सकते हैं। अच्छा, इधर कौन कौन इन्वॉल्व थे? यहां पर इन्वॉल्व थे नवाब ऑफ बंगाल, ओके जी। यहां पर इन्वॉल्व थे नवाब ऑफ अवध। इस तरह से भी लिखा जाता है अवध को और इस तरह से भी लिखा जाता है। और इसके अलावा मुगल एम्परर भी इन्वॉल्व थे। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब जब ये इतने बड़े बड़े नवाब और ये एम्परर जो राजा हैं, जब ये तीनों मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रिटिश ट्रूप्स के खिलाफ, तो ये तो जीत गए होंगे? नहीं दोस्तों, होता क्या है? जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर को कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। तो ये जो बैटल है, इन बैटल से जीतने के बाद क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी अब किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर में। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो उसकी ट्रेड पे मोनोपोली होती है कि भाई
ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कुछ पैसा दिया होगा। जी हां, बिल्कुल पैसा दिया था। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए थे 4 लाख पाउंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? हर साल 4 लाख पाउंड देती है। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये कौन से पाउंड होते हैं? ये होते हैं ब्रिटिश पाउंड। तो ये ब्रिटिश पाउंड देते हैं किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इससे एक साल पहले यानी कि 1772 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पहले 4 लाख पाउंड देती थी किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अब वो खुद क्या करती है? लोन ले लेती है। कितने का? 1 लाख पाउंड का। कब लेती है? ये लेती है 1772 में। देखो, अगर आप कम टैक्स दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए आप कम टैक्स दे रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में आप और ज्यादा टैक्स देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब आप टैक्स देने वाले से ही अगर आप लोन ले लें तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये तो हमसे ही लोन ले रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए, कोई ना कोई रेगुलेशंस देनी चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ कमियां होंगी उस समय पे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए वहां पे जो टैक्स कलेक्शन था वो कम हो रहा था। इतना क्लियर हो गया? इसलिए क्या होता है दोस्तों, 1773 में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्यों? उससे एक साल पहले यानी कि 1772 में 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का लोन लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इतना क्लियर होगा? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई कंपनी बिकम बैंकक्रप्ट। ऐसा क्या हुआ? अभी मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उसके बाद ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये बैंक करप्ट होगी, इनके पास पैसा ही नहीं बचा और पैसा इन्होंने लोन के फॉर्म में लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बंगाल फेमाइन। इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय फेमाइन? देखो, फेमाइन का मतलब है भुखमरी। तो पहला जो पॉइंट है वो है बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन। अब देखिए, ये कब हुआ था? बंगाल फेमाइन हुआ था 1769 में। तो 1769 में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंस इन 1769? 1769 में बहुत कम बारिश हुई थी। सो व्हाट हैपेंस? नो रेनफॉल, लेस और ऑलमोस्ट, आई विल राइट हियर नो रेनफॉल। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो फार्मिंग होती है वो हमारी बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, रेन के ऊपर डिपेंड होती है। तो रेनफॉल नहीं है तो फार्मिंग भी नहीं होगी, नो फार्मिंग। अब आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आपने राइस को कल्टीवेट ही नहीं किया, तो हार्वेस्ट आप कहां से करेंगे? तो होता क्या है, इस समय पे भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फेमन का मतलब क्या है कि लोगों के पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है। बंगाल फेमन। तो होता क्या है, 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन ये डाई हो जाती है। ठीक है, अब 1/3 तो जो पॉपुलेशन है वो मर गई। अब अंग्रेजों को तो भाई पैसा देना ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है वो तो उसको तो पैसा देना है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो वो क्या करते हैं, वो टैक्स को बढ़ा देते हैं। अब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आप टैक्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंकक्रप्ट होने का। इतना क्लियर हो गया? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। अब देखिए वापस से अपनी स्लाइड पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1766 से 69 के बीच में। और ये किसके बीच में होता है? ये आपका होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में। सो दिस वाज हैपन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। अब देखो, जब कभी भी वार होता है ना, तो मैक्सिमम जो पैसा होता है वो लड़ाई में ही लग जाता है। भाई गोला बारूद खरीदने आपको, आपके जो सैनिक है जो जख्मी हुए हैं उनके लिए आपको उनका देखभाल रखनी है, मेडिकल में ही आपका सारा का सारा पैसा लग जाता है। तो ये जो वॉर हुआ 1766 से लेके 1769 यानी कि हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, नो बेनिफिट।
अब आप एक चीज देखो ना, जब कभी भी फाइट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना। अब अंग्रेजों का क्या था, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिया था, इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया था, तो इनको ऐसा लगा कि भाई अपन जो है वो इसको भी जीत लेंगे। तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट नहीं आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो ये भी एक सेकंड रीजन था किसका, बैंकरप्ट होने का, क्योंकि सारा का सारा पैसा वॉर में लग गया और वहां से कोई रिजल्ट आया नहीं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है करप्शन। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब प्राइवेट कंपनी में कैसा करप्शन हो सकता है? बिल्कुल होता है। मैं आपको अपना एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। एक मेरा फ्रेंड था, बहुत साल पुरानी बात है, जब हम कॉलेज के टाइम में होते थे, तो उस समय पे घर से पैसे नहीं मिलते थे, तो कभी कभी फेस्टिवल पे पैसे मिलते थे, हम उनको इकट्ठा कर लेते थे। तो हमारा एक दोस्त बोला कि हम आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खिला के लाएंगे, पराठे खिला के लाएंगे। मैंने कहा भाई अब इतने सारे 10 लोग जा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी थे, तो मान लीजिए बिल बहुत आ जाएगा, 800-1000 रुपये। वो बोला नहीं, मैं 500 रुपये में सेटल कर दूंगा। अब उसने क्या किया, जो वेटर आया उसने उसको वेटर को पहले 100 रुपये दे दिए। उसने कहा कि भाई हम खाएंगे पेट भर के, लेकिन हमारा बिल जो है वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब बिल जो एक्चुअल था वो था 1000-1200 रुपये का, लेकिन क्योंकि 100 रुपीज़ का पहले ही ब्राइब दे दिया गया किसको, वेटर को, तो उसने अल्टीमेटली जो बिल वो लेके आया वो 500 से बल्कि कम का ही था। तो इस तरह से आप देखेंगे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं करप्शन के। तो कंपनी तो क्या हो रही थी, कंपनी के पास ऐसा नहीं पैसा नहीं आ रहा था, कंपनी के पास पैसा आ रहा था, लेकिन उनको कौन लूट रहे थे, उनको लूट रहे थे उनके एम्प्लॉइज, ठीक है, उनके जो भी ऑफिसर्स थे वो लूट रहे थे। अल्टीमेटली कंपनी के पास फाइनली जो ट्रेजरी थी उसके अंदर पैसा नहीं आ रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है करप्शन। तो करप्शन की वजह से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास लॉस इन द टी ट्रेड। अब ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये क्या करते थे, इंडिया से चाय लेके जाते थे, चाय पत्ती लेके, अब इसको ये लेके जाते थे यूएसए में। अब यूएसए लोगों की भी आदत खराब कर दी इन्होंने चाय पिला पिला के। तो हुआ क्या, वहां पे स्मगलिंग होती थी। डच क्या करते थे, वो चाय को स्मगल करके लाते थे और कम रेट में बेचते थे। अब ब्रिटिशर जो इंडिया से चाय लेके जाते थे, भाई ये तो कंपनी है ना, कंपनी तो महंगी देगी ही। जैसे मान लीजिए आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना होगा, शराब, एक तो सरकार ठेके खुलते हैं, वहां पे शराब बिकती है। कई बार ऐसा होता है दूसरी जगह से भी, मतलब नकली शराब बना देते हैं या देसी शराब बना देते हैं, तो वो सस्ती होती है। तो जो स्मगल करके लेके आएगा, अब चाय पत्ती में तो आप कैसे उस समय पे आइडेंटिफाई करते थे भाई ये असली है या नकली है, तो जो डच स्मगल करके लाते थे वो कम रेट में देते थे। तो उससे हुआ क्या, इनकी जो चाय पत्ती थी वो खराब होने लगी। तो ये रीजन है। तो ये मैंने आपको बताया, बंगाल फेमाइन मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार मैंने आपको बताया, करप्शन मैंने आपको बताया, और लॉस इन टी ट्रेड मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे कंपनी क्या बन गई, बैंक करप्ट बन गई। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर थी वो कैसे बैंक करप्ट हो गई। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि वाई कंपनी बिकम दी बैंकरप्ट। उसके बाद देखिए, अब हम आते हैं मेन अपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मेन फीचर्स पे। अब चेंजेस क्या क्या हुए देखिए। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास बॉम्बे प्रेसिडेंसी है जहां पर गवर्नर साहब हैं। इसी तरह से हमारे पास बंगाल प्रेसिडेंसी है जहां पर गवर्नर है, और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी क्या है, गवर्नर है। अब ये जो तीनों गवर्नर थे ये किसको रिपोर्ट करते थे, ये तीनों के तीनों गवर्नर रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। किसको रिपोर्ट करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जिनकी संख्या कितनी थी, 24 थी। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले बंगाल के, बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है। अच्छा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर एज इट इज है, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर एज इट इज है, लेकिन अब सुप्रीम कौन हो गया, अब सुप्रीम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इतना क्लियर हो गया।
अब ये जो बॉम्बे का गवर्नर है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर है, ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होगा, ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और ये कितने हैं? ये हैं आपके 24। तो ये दोस्तों पहला मेजर चेंज हुआ। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मेंस में पहला पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंज पता चल गया आपको। उसके बाद देखिए, अब सेकंड जो है वो है ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। अब ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? व्हाट हैपेंस? बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में होती है? ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और उस समय पे शाह आलम टू किसके बीच में होती है? मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच में होती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? इस बैटल को जीत जाती है। तो होता क्या है? शाह आलम जी से बंगाल के, याद रखिएगा बीबीओ, इसका शॉर्टकट क्या है? बीबीओ। बीबीओ का मतलब क्या है? बी का, पहले बी का मतलब क्या है? बंगाल। दूसरे बी का मतलब क्या है? बिहार। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इनके जो दीवानी राइट्स थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो दीवानी राइट्स थे, दीवानी राइट्स, ये दीवानी राइट्स अब किसको दे दिए जाते हैं? ये दीवानी राइट्स अब ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई है। आपके माइंड में डाउट होगा कि सर आप हमें यह बताइए दीवानी राइट्स का मतलब क्या है? दीवानी राइट्स का मतलब है टैक्स कलेक्शन। इसका मतलब क्या है? टैक्स कलेक्शन। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा टैक्स से। कहने का मतलब यह है कि अब यहां पे ड्यूअल गवर्नमेंट बन गई। टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दीवानी राइट्स किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो फिर शाह आलम साहब के पास क्या है? शाह आलम साहब के पास है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इनके पास क्या है? इनके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लोगों को। अब मान लीजिए लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अब वो जा रहे हैं शाह आलम साहब के पास। उन्होंने कहा कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे घरों में पानी नहीं है या कुछ भी है, ठीक है, कोई भी एक लोकल इशू है। तो वो जाते हैं शाह आलम के पास। तो शाह आलम साहब कहते हैं कि यार तुम मुझे तो टैक्स देते नहीं हो, तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तो यहां पे क्या था? लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लोग टैक्स किसको दे रहे थे? यहां के जो लोग थे वो टैक्स दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। लेकिन जो बंगाल, जो शाह आलम टू थे, वो क्या कर रहे थे? उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वो देखते हैं कि भाई, लोगों से पूछते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ड्यूअल गवर्नमेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको स्टॉप कर दिया जाता है। भाई इसको बंद करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सेकंड फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में आई बात? पहला जो फीचर था वो मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेड बना दिया जाता है, ये दोनों रिपोर्ट करते हैं। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था। दूसरा जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया कि ड्यूअल गवर्नमेंट को बंद कर दिया जाता है। बताइए, ये दो मेन फीचर रेगुलेटिंग एक्ट के आपको याद हो गए। अब मेरे हिसाब से मेंस के पेपर में अगर आपको लिखना हो तो आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अब फाइनली ये 6 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मेंस के पेपर में लिखने हो तो ये 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, ट्रेड मोनोपोली, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली में कुछ चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी ट्रेड मोनोपोली किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब भी ट्रेड मोनोपोली किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की है, पहली बात। दूसरा,
क्या कंट्रोल ऑफ मोनोपोली में कोई चेंज हुआ? नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले भी जो रिपोर्ट करते थे गवर्नर, कहां के? बंगाल के, मद्रास के, ठीक है, बॉम्बे के, वो किसको करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। हालांकि अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया है, लेकिन वो भी किसको रिपोर्ट करता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। यानी कि अभी भी जो रिपोर्टिंग है, कंट्रोल है, वो किसके पास है? वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। और ये कितने हैं नंबर्स में? ये है 24। इतना क्लियर हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन, हां, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन में अब चेंज हुआ है। अब हमारे पास क्या आ गए हैं? अब हमारे पास यहां पर एक नई पोस्ट बन के आ गई है, और वो पोस्ट हमारे पास क्या है? वो पोस्ट है दोस्तों हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये किसको रिपोर्ट करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। और इसको कौन रिपोर्ट करेगा? जो बाकी दो प्रेसिडेंसी बच गई, बॉम्बे और मद्रास, उनके गवर्नर इसको रिपोर्ट करेंगे। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ है। उसके बाद देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ है। हां, ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम किसको बना दिया गया है? सुप्रीम बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब मान लीजिए कोई भी एक कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है, तो क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अकेले ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके साथ क्या रहेगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। क्या रहेगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? यहां पर होंगे 4 मेंबर। तो अगर देखा जाए तो एक हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गए, मेंबर हो गए उसके। अब कोई कानून बनाना है तो वो कानून कैसे बनेगा? भाई अब तो वोटिंग होगी ना। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे होगी वोटिंग। तो मुझे आप एक बार बताइए, टोटल वोट हमारे पास कितने हैं? टोटल वोट हैं हमारे पास यहां पर 5। 4 हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के और एक हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी एक्ट बनाना है, तो आपको मिनिमम वोट कितने चाहिए? आपको मिनिमम वोट चाहिए 3। कितने वोट चाहिए? 3। तो एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का हो जाएगा और कम से कम 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सपोर्ट करेंगे। अगर 3 मिनिमम वोट आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो ये चेंज कहां पर हो रहा है? ये चेंज हो रहा है सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, प्रोविंस लेजिस्लेचर में क्या होगा? जैसे अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, अगर आपने देखा होगा तो यहां पे क्या था? बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, उसका गवर्नर है। यहां पे मद्रास की प्रेसिडेंसी है, उसका गवर्नर है। तो इनकी भी क्या होगी? इनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो इन लोगों की भी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। और दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी की भी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जिस तरह से सेंटर में कानून बना है उसी तरह से यहां पर भी कानून बनेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे लोकल मुद्दे होंगे, जो लोकल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर कानून बनाए जाएंगे। सेम वोटिंग वाला फॉर्मूला यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया? तो वापस से अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया यहां पर कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंज हुआ, किस तरह से लॉ बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपने लास्ट पे, रेवेन्यू पे। अब देखो रेवेन्यू, पैसा आएगा कहां से? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी, कमर्शियल ट्रेड। तो यानी कि हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा कमर्शियल ट्रेड से। जो आप ट्रेड कर रहे हैं कमर्शियल ट्रेड, वहां से पैसा आएगा। इसके अलावा भाई टैक्स भी तो कलेक्ट करोगे आप, तो पैसा कहां से आएगा आपके पास? पैसा आएगा आपके पास टैक्स कलेक्शन से। कहां से आएगा? टैक्स कलेक्शन से। इसके अलावा पैसा आएगा आपके पास कहां से? सॉल्ट कलेक्शन से। ये सॉल्ट कलेक्शन की बजाय सोल्ट टैक्स कलेक्शन में यहां पर लिख देता हूं, सोल्ट टैक्स कलेक्शन। ये वही है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने डांडी मार्च निकाला था। क्लियर हो गया?
तो ये 6 पॉइंट यहां पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डिटेल में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अब इस एक्ट में मास्टर हो गए हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो टॉपिक अभी हमने जो डिस्कस किया है, इसी के ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो किसकी पोस्ट है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट है। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई कानून पास करना है, कोई एक्ट पास करना है, तो क्या वो कानून बना सकता है? अकेले नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हमें किसके वोट भी चाहिएंगे? हमें वोट चाहिएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो यानी कि यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी हो गई? अगर मैं यहां पर टोटल वोट की बात करूं तो टोटल वोट होगी हमारे पास 5। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 मेंबर के वोट इसको चाहिएंगे। इसका मतलब कम से कम अगर मैं यहां पर बात करूं मिनिमम वोट की, तो मिनिमम वोट चाहिएंगे 3। तो कम से कम 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सपोर्ट करने चाहिए किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। कहने का मतलब यह है, यहां से हमें एक बात यह पता चल रही है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अकेले कानून नहीं बना सकता। यानी कि कानून बनाने के लिए, कोई भी एक्ट पास करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? इनके बिना ये कानून बना नहीं सकता। लेकिन मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब किसके ऊपर आ गई है? वो आ गई है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। भाई अकेले कानून बना नहीं सकता, इसको मेंबर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी भी एक्ट के लिए, जवाबदेही के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर होगा ये किसको रिपोर्ट करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इसी तरह से जो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर होगा ये भी किसको रिपोर्ट करेगा? ये दोनों रिपोर्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर साहब हैं, अगर ये मान लीजिए लोकल इशू पे कानून बनाना चाहें तो क्या ये कानून बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, अगर वो लोकल इश्यूज पे कानून बनाना चाहें तो क्या वो कानून बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर भी इनके साथ साथ, गवर्नर के साथ साथ यहां पर भी क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ठीक है, और इसी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी में भी आपके पास गवर्नर रहेगा, प्लस में क्या रहेगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। फाइन, ये हमने डिस्कस किया था। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां पे है एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन। अब ये कंफ्यूजन क्या है? लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना सकता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी बना सकता है और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर भी बना सकता है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये है कि मैटर और सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि किस मैटर पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर कानून बना सकता है और किन मुद्दों पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कानून बना सकता है। तो यहां पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो ये है कि जो मैटर्स हैं, आप इनको बोल सकते हैं कि जो मैटर्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अभी फिलहाल अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो अंबेडकर साहब ने 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट, मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकती है। एक है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अब यहां पे समस्या ये आ गई कि समस्या ये है कि मैटर और सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि किन मैटर्स पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कानून बनाएगा और किन मैटर्स पे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर कानून बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया? ये दूसरी प्रॉब्लम है। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया था? सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था। अब वहां पर एक चीफ जस्टिस था और इसके अलावा 3 और जज वहां पे नियुक्त हो गए थे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या चल रही थी? प्रॉब्लम चल रही थी
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में और किसके बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है यहां पे, ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी वो किसकी थी, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अब मान लीजिए इसने कोई एक कानून बना दिया, इसने कोई एक लॉ बना दिया, इसने कोई एक्ट बना दिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था वो उसको रजिस्टर ही नहीं होने देता था, वो उसको लागू ही नहीं होने देता था। तो यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश चल रही है। तो उस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हास्टिंग, और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, दैट इज एलिजा इम्फे। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्लैश चल रहा है। अब क्लैश चलेगा तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, भाई अगर देखा जाए तो ये तो बहुत वीक पर्सन हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसकी बात नहीं मान रहा। अगर इसको कोई कानून पास करवाना है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर है उनका कम से कम 2 मेंबर्स का इसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट से कानून बनेगा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो जो वारेन हेस्टिंग्स साहब हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये बताते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि भाई आपने मुझे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो कानून बनाने में दिक्कत आ रही है, और दूसरा क्या है, जब मैं कानून बना देता हूं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करने देता, रजिस्टर नहीं करने देता। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये बात किसको बताते हैं, वो ये बात बताते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो पार्लियामेंट में एक कमेटी बिठाती है और वो कमेटी अपने रिपोर्ट देती है और वो कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, इसका सॉल्यूशन आता है सेटलमेंट से। तो यहां पे 2 नए एक्ट हैं, उनका नाम है, पहले का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हुआ होगा और उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इस एक्ट को लाया गया होगा। और दूसरा जो एक्ट है वो है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहले मैं आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ा देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि नाम से ही पता चल रहा है सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में होगा और किसके, सुप्रीम कोर्ट के बीच में होगा। अब एग्जाम के लिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्ट के कई नाम हैं। जैसे इसको बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये पहला नाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कभी कभी आपको ये नाम भी मिल जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये दूसरा नाम है। और तीसरा नाम जो आपको देखने को मिल सकता है वो है डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। तो ये आप यहां पे ध्यान रखिएगा। अब प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब कंफ्यूजन हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है, नाम क्या है, या तो आपको मिलेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या फिर आपको मिलेगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर आपको क्या मिलेगा, डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ देता हूं। देखिए, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज एन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 विच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कौन सी पार्लियामेंट में पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। देखो डिस्प्यूट कहां पे हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है इंडिया में, लेकिन इंडिया में इंडिया की पार्लियामेंट में नहीं हुआ। ये कहां पे हुआ, ये होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और डेट यहां पे कभी कभी पूछी जाती है, जैसे एसएससी का पेपर है तो छोटे छोटे एग्जाम्स में ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डेट है दोस्तों 5 जुलाई 1781 टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। डिस्प्यूट चल रहा है किसके बीच में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट आता है और वो एक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, डिक्लेरेटरी एक्ट। वो एक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखो, अब सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट ये होता है कि जूरिसडिक्शन के बारे में बता दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया जाता है कि भाई जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कौन देखेगा, गवर्नर जनरल बंगाल देखेगा, आप उसके मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। ठीक है, अच्छा फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई अब इंडिया में हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, तो उनके कुछ पर्सनल लॉज भी होंगे, तो आपको क्या करना है, उनके पर्सनल लॉज का ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी किसकी दोस्तों, आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। तो अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट
अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट का जो दूसरा नाम है वो है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। अब ये किसके नाम पे पड़ा था? ये पड़ा था विलियम पिट के नाम से। ये कौन थे? ये थे जब ये पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंट्री करते हैं, तो उस समय पे ये 21 साल के नौजवान युवक होते हैं। तो सन 1780 में इनकी एंट्री होती है कहां पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और कुछ समय के बाद यानी कि 1783 में ये ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब एक यंग ब्लड बंदा क्या बन रहा है? प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। यस, तो वो चेंजेस कौन कौन से थे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे मोनोपोली ऑफ ट्रेड के बारे में। आप मुझे बताइए, पहले ट्रेड पर किसकी मोनोपोली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो पिट्स एक्ट के आने के बाद भी जो मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सो देयर इज नो चेंज। पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी और अब भी किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। सेकंड, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं कंट्रोल ऑफ कंपनी। आपने देखा था पहले हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था और उसके ऊपर क्या होते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। लेकिन अब पिट्स के आने के बाद अब यहां पे कुछ चेंजेस कर दिए गए और वो चेंजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट, अब यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंज कौन कौन से होते हैं? ये एक्ट कहता है भाई देखो, मेनली हमारे पास दो तरह के अफेयर्स हैं। पहला है हमारे पास कमर्शियल अफेयर, फर्स्ट है हमारे पास कमर्शियल अफेयर्स और दूसरा है मेनली पॉलिटिकल अफेयर्स। सेकंड है हमारे पास पॉलिटिकल अफेयर्स। अब सारे के सारे अफेयर्स पहले कौन डील कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो कमर्शियल अफेयर्स हैं उनको कौन डील करेगा? उनको डील करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले ये कितने थे नंबर्स में? 24। क्या अब इनके नंबर चेंज हुए हैं? नहीं, अभी भी ये क्या है? 24 है नंबर में। अच्छा, पॉलिटिकल अफेयर्स हो या फिर सिविल अफेयर्स हो या फिर आपके पास मिलिट्री अफेयर्स हो, इन सभी को कौन डील करेगा? BOC, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनको डील किया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। कितने होंगे ये होंगे 6 होंगे नंबर में। कौन होंगे ये इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और ये पूरी की पूरी एक प्योरली गवर्नमेंट बॉडी होगी। क्लियर है? तो हमने यहां पे किसकी बात की? हमने यहां पे बात की कंट्रोल ऑफ कंपनी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज हुआ इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो अभी हमने डिस्कस किया था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो किसकी है? वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सबसे बड़ी पोस्ट। क्या ये सबसे पावरफुल पोस्ट थी पहले? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये अकेला कोई भी लॉ या बिल पास नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके साथ साथ इसको सपोर्ट चाहिए था किसका? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। किसका सपोर्ट चाहिए था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो पहले हमारे पास कितने मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? 4, 1 2 3 4। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के नंबर्स को कम कर दिया। यानी कि अब कितने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर होंगे? 3, और एक हमारे पास क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक वीटो पावर भी दे दी गई। अब ये वीटो पावर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कोई एक बिल पास करना है, कोई एक लॉ पास करना है, तो उसके लिए क्या होगी? वोटिंग होगी। तो 3 वोट कौन करेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक कौन करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर मान लो किसी एक मेंबर ने भी अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सपोर्ट में क्या कर दिया? वोट कर दिया, तो क्या होगा? टाई हो जाएगा। क्योंकि अब यहां पर जो टोटल वोट यहां पे कितने हैं? 4 हैं। मान लो एक ने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के फेवर में वोट कर दिया, दोनों अपोजिट में। तो अब यहां पे क्या हो गया? अब यहां पे हो गया 2/2। 2/2 का मतलब हो गया टाई। ठीक है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट क्या करता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को थोड़ा सा पावरफुल बनाता है। कैसे? वीटो पावर। अब यहां पे क्या हो सकता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है इस टाई को ब्रेक करने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स के नंबर को कम कर दिया और इसको एक वीटो पावर दे दी, ताकि अब जो बिल है वो आसानी से पास हो जाए। क्यों? क्योंकि कम से कम कोई एक ऐसा मेंबर होगा ना जो इसके सपोर्ट में क्या करेगा, वोट करेगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये मैंने यहां पे किसकी बात की? मैंने यहां पे बात की चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और यही चेंज कहां पे हुए हैं? यही चेंज आपके हुए हैं प्रोविंशियल लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन होगा? मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर होगा और इसकी क्या होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। क्या होगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी तरह से बंगाल में क्या होगा? बंगाल में भी एक गवर्नर होगा। इन बंगाल देयर इज वन गवर्नर, प्लस इसकी क्या होगी? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो अब यहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेंज कर दिया गया। जो सेंटर में चेंज हुआ है दोस्तों, वो चेंज यहां पर भी कर दिया गया। तो यहां पर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 3 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 3 मेंबर हो गए। क्लियर है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होते हैं। आइए वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो मैंने यहां पे किसकी बात की? मोनोपोली ऑफ ट्रेड की बात की, कंट्रोल ऑफ कंपनी के बारे में बताया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। अब देखिए रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू जो पहले आ रहा था वो आ ही रहा था, अभी जो टैक्स पहले लगे हुए थे वो टैक्स अभी भी एज इट इज है। लेकिन यहां पे एक हल्का सा चेंज ये होता है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी जगह पे कब्जा किया था, जो उनके पोजेशन थे उनके नाम चेंज कर दिए। तो पहले क्या होता था? पहले जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी पोसेशन टेरिटरीज होती थी, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की पोसेशन टेरिटरी, अब इनका बस नाम बदल दिया। पिट्स के आने के बाद कहा कि भाई अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी पोसेशन टेरिटरी नहीं कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी दोस्तों ब्रिटिश, ये कहलाएंगी ब्रिटिश पोसेशन टेरिटरी, ब्रिटिश पोसेशन टेरिटरी। फाइन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, ये आपको समझ में आया होगा। और इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, पिट्स इंडिया एक्ट भी सेम है और ईस्ट इंडिया एक्ट भी सेम है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्ट के बारे में, दैट इज द चार्टर एक्ट 1813। अब चार्टर एक्ट 1813 को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्टर का मतलब क्या है। तो मैंने क्या किया? मैंने ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन डिक्शनरी ओपन की और वहां से मुझे इसका मीनिंग पता चला। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि चार्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चार्टर एक्ट में कौन कौन से चेंजेस थे जो पिट्स इंडिया एक्ट से डिफरेंट थे। समझ पा रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करना चाहेंगे मीनिंग के बारे में कि चार्टर का मीनिंग क्या होता है। अब ये कह रहा है ए रिटन ग्रांट। चार्टर बेसिकली में क्या होता है? एक रिटन ग्रांट होता है बाय द सोवरेन और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ए कंट्री। क्लियर है? तो बेसिकली में चार्टर हुआ क्या? ए रिटन ग्रांट, और इसको कौन देगा? सोवरेन और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ए कंट्री। सोवरेन का मतलब होता है जिस पे किसी का भी प्रेशर ना हो। जैसे इंडियन कंट्री क्या है? इंडियन एक सोवरेन कंट्री है। क्या इंडियन पार्लियामेंट में जब कभी भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास किया जाता है, तो हम किसी का प्रेशर मानते हैं? नहीं। क्या ब्रिटेन प्रेशर दे सकता है? नहीं। क्या यूएसए प्रेशर दे सकता है कि भाई आप इसको पास मत करो? नहीं। इंडिया क्या है? इंडिया एक इंटरनली और एक्सटर्नली सोवरेन है। दूसरी बात, अब देखिए, अभी कह रहे हैं बाय विच ए बॉडी। अब बॉडी का मतलब ये नहीं है कि हम यहां पे फिजिकल बॉडी की बात करें, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी। बॉडी का मतलब है यहां पे सच एज सिटी, कंपनी भी हो सकती है, और यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड, और इट्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस डिफाइंड। कहने का मतलब यह है, अगर मैं चार्टर की बात करूं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो चार्टर बेसिकली में क्या है? चार्टर बेसिकली में एक रिटन ग्रांट है जिसको कंपनी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि उसके राइट्स और प्रिविलेजेस उसको बता दिए जाएं।
अब वहीं पे डिक्शनरी में एक एग्जांपल आपको और मिलेगा। इसका मतलब होता है, जैसे एक सेंटेंस उन्होंने लिख के दिया है, द टाउन रिसीव्ड ए चार्टर फ्रॉम द एम्परर। तो टाउन ने क्या किया, टाउन ने एक चार्टर रिसीव किया है, कहां से, एम्परर से। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक रिटन ग्रांट होता है, जैसे किसी कंपनी को दे दिया जाए, किसी सिटी को दे दिया जाए, किसी यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए, जिसमें उसके राइट्स और प्रिविलेजेस क्या हो, डिफाइन हो। इतना क्लियर होगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चार्टर की डेफिनेशन पता होगी। अगर आपको चार्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं अपने एक्ट की तरफ। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में आ गया और आपको 2 से 3 लाइन लिखने की जरूरत पड़ गई, तो उस समय पे आप क्या लिख सकते हैं? उस समय पे आप लिख सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट था 1813 चार्टर एक्ट, ये बेसिकली में क्या था, एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्ट था, और ये ट्रांसफॉर्म करेगा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि ये ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, जैसे इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, मोनोपोली। तो उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, उस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए चार्टर एक्ट 1813, पहली बात। दूसरी बात यहां पे यह है, कंपनी रूल को बढ़ा दिया गया अनदर 20 सालों के लिए, यानी कि 20 सालों के लिए कंपनी रूल को और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये चार्टर एक्ट कब आया है, 1813 में। अगर आप इसमें 20 साल और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1833। तो क्या होगा, 1833 में आपके पास फिर एक चार्टर एक्ट आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये एक्ट बेसिकली में क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, मोनोपोली को खत्म कर रहा है। अब देखिए, अब होता क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और बाद में वो क्या करती है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये परमिशन कौन देता है, परमिशन देती है उस समय की क्वीन एलिजाबेथ। ये क्या करती है, ये मोनोपोली ग्रांट करती हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई तुम जाओ इंडिया में ट्रेड करो, और मोनोपोली भी आपके पास है। इसका मतलब ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं जा सकती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब आप एक बात सोच के देखो, ये एक्ट क्या कर रहा है, चार्टर एक्ट 1813 मोनोपोली खत्म कर रहा है। कब कर रहा है, 1813 में। ये कब आए थे, 1600 में। अगर आप देखोगे तो तकरीबन, अगर मैं इसमें 200 साल ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1800। तो आप एक देखो ना, तकरीबन 200 साल से ज्यादा तक इस कंपनी ने क्या किया, इंडिया में ट्रेड किया। तो भाई कितना पैसा कमाया होगा इस कंपनी ने, इनके एम्प्लॉइज ने, इनके ऑफिसर्स ने, बेहतर मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने इंडिया से कमाया होगा। क्लियर है? तो क्वीन एलिजाबेथ क्या करती हैं, मोनोपोली ग्रांट कर देती हैं। अब देखिए, ये जो चार्टर एक्ट है ये इस मोनोपोली को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। देखो, मोनोपोली खत्म करने का मतलब क्या है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करेगी इंडिया में, इसके अलावा बाकी कंपनी भी अब इंडिया में जा सकती हैं और वो ट्रेड कर सकती हैं। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, 200 साल तक वो लोग राज करते रहे, ट्रेडिंग कंपनी बनते रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया। तो मोनोपोली दोस्तों पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, अभी भी इस एक्ट के यानी कि चार्टर एक्ट 1813 आने के बाद स्टिल अभी भी उनकी मोनोपोली 2 एरिया में रहती है। एक है चाय, तो भाई चाय में कौन ट्रेड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, इनकी क्या है, एक्सक्लूसिव मोनोपोली है। दूसरा क्या है, जब हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो उस समय पे भी सिर्फ कौन ट्रेड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ट्रेड करेगी। इसके अलावा बाकी टेक्सटाइल हैं और मसाले हैं और भी कुछ है, उसमें ब्रिटेन की कंपनियां आ सकती हैं, इंडिया में वो ट्रेड कर सकती हैं। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, व्हाट वाज द नीड ऑफ रिमूविंग द मोनोपोली, मोनोपोली को खत्म करने की क्या जरूरत थी। अब ऐसा क्या हुआ कि 200 साल तक उन्होंने ट्रेड किया, इंडिया में ट्रेड किया, बहुत पैसा कमाया, और उसके बाद उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो इसका जो पहला रीजन है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हो जाती है। कब हो जाती है, तकरीबन 1740 में, और 1812 तक आते आते ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर के रूप में निकल के आता है। अब
ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में अच्छी कारें बन रही हैं, ब्रिटेन में अच्छे कपड़े बन रहे हैं, ब्रिटेन में अच्छे जूते बन रहे हैं, स्वेटर बन रही है, शर्ट बन रही है, पैंट बन रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो मुझे एक चीज बताओ, जब इतना सब कुछ बन रहा है तो भैया वो बेचेंगे ना। जब इतनी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब पीक पे पहुंच जाता है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर बेचना पड़ेगा। तो यहां पे ये पहला है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन 1740 एंड टिल 1812 बिकम द लीडिंग नेशन। तो एक तो ये था कि भी बाकी मर्चेंट भी कह रहे थे हम भी आना चाहते हैं, ये पहली बात होगी। दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये सप्लाई करते थे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में भी सप्लाई करते थे। इसके अलावा जो सेकंड रीजन है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता था, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री हैं उन पे उसका कब्जा हो गया था। अगर आप देखेंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस से लेके पोलैंड तक अपना वर्चस्व काबू कर लिया था। पूरा का पूरा इसकी टेरिटरी थी, कहां से, फ्रांस से लेके पोलैंड तक। और इनफैक्ट इसने क्या किया था, बाकी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री थी जहां पे इसका कब्जा था। अब इसने क्या किया, इसने एक डिग्री पास की। देखो इसको लिखा जाता है इस तरह से DECREE, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है डिग्री। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करना, उसका ड्रीम था कि भाई अपन ब्रिटेन पे भी क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। तो इसने कहा जो बाकी यूरोपियन कंट्री थी कि भाई आप एक काम करो, आप कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटेन के साथ। यानी कि ना तो इंपोर्ट होगा ना ही क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। ये किसने कहा, ये कहा नेपोलियन बोनापार्ट ने। डिग्री का मतलब होता है एक ऑफिशियल, इसने ऑफिशियली उसको साइन करके दे दिया। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, डिग्री पास कर दी जाती है। कभी कभी कोर्ट क्या करते हैं, डिग्री पास कर देते हैं। समझ पा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो ग्रेट ब्रिटेन था वो क्या करता था, बाकी यूरोपियन कंट्री में सप्लाई करते थे। ये सब बाकी यूरोपियन कंट्री में सप्लाई करते थे। लेकिन अब यहां पर किसका कब्जा हो चुका था, नेपोलियन बोनापार्ट का। और उसने दोस्तों एक डिग्री पास कर दी थी, जिसके बाद ब्रिटेन के साथ ना तो कोई इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। अब मुझे बताओ, अब मैंने यहां पे दो चीजें डिस्कस की भाई। एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीक पे है ब्रिटेन में, दूसरा क्या है, वो बाकी यूरोपियन कंट्री में अपना सामान नहीं बेच सकते। तो भाई वो तो परेशान हो गए ना, जो ब्रिटिश मर्चेंट थे वो क्या हो गए, परेशान हो गए। तो अब ये जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, अब ये कहां पे जाते हैं, ये जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और ये अपनी दोनों बातें रखते हैं। ये कहते हैं देखो आप हमें इंडिया में भी नहीं जाने दे रहे है ना, इंडिया में आपने मोनोपोली दे रखी है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा जो बाकी यूरोपियन कंट्री है वहां पे जो नेपोलियन है वो हमें ट्रेड नहीं करने देता है, ना इंपोर्ट करने देता है ना एक्सपोर्ट करने देता है। तो हम जाए तो कहां जाएं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपको मोनोपोली हम आपको अलाउड कर देते हैं। मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म कर देते हैं और हम आपको अलाउ कर देते हैं इंडिया में जाइए और इंडिया में आप ट्रेड कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी मोनोपोली रहती है, इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहती है किसमें, टी में और ट्रेड विद चाइना में। तो इनमें तो अभी भी है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, इनमें तो अभी भी चाय में और ट्रेड विद चाइना में अभी भी मोनोपोली है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके अलावा बाकी आपको कपड़े बेचने हैं, कुछ भी और करना है, आपको मसाले बेचने हैं, कारें बेचनी है, कुछ भी आपको बेचना आप बेच सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के टी में और ट्रेड विद चाइना में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहां पे हम आते हैं मेन फीचर्स के बारे में। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मोनोपोली खत्म हो जाती है। दूसरा क्या है, जो कंट्रोल था कंपनी का और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ना तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में चेंज होता है ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में चेंज होता है। जो हमने अभी पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, देयर इज नो चेंज। फिर चेंज कहां पे होता है, चेंज होता है दोस्तों रेवेन्यू में, जहां पे पैसे का मैटर आता है। अब रेवेन्यू में इन्होंने क्या चेंज किया, रेवेन्यू में इन्होंने चेंज कर दिया कि कमर्शियल ट्रेड से जो पैसा आएगा वो अलग होगा, और ब्रिटिश पोसेशन टेरिटरी थी जो कब्जा कर रखा था उन्होंने टेरिटरी पे, वहां से जो पैसा आएगा वो अलग आएगा। यानी कि इसको हम अलग कर देंगे, यानी कि कमर्शियल ट्रेड के रेवेन्यू को अलग कर दिया जाएगा, ब्रिटिश पोसेशन टेरिटरी थी जो इंडिया में उनको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो ये एक यहां पे मेजर चेंज है।
मोनोपोली खत्म हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरा मेजर चेंज ये रेवेन्यू का है। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंज हुए। ये चार्टर एक्ट ये कहता है कि भाई अब देखो, अब ब्रिटेन के बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेड करने आएंगे, तो हो सकता है वो यहां पे आके रहें, अपनी फैमिली को भी लेके आए। तो आपको करना क्या है, आपको एजुकेशन पे इंडिया में जो एजुकेशन है, इंडियंस के एजुकेशन पे आपको 1 लाख पर ईयर क्या करना है, खर्च करना है। 1 लाख पर ईयर। देखो, लाख को आप ऐसे भी लिख लो या फिर LAC, दोनों सही है। जब कभी आप बैंक में जाओगे ना, चेक लिखोगे 1 लाख, आप या तो LAC लिख दो या LAKH, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो 1 लाख रुपए क्या करने हैं, एजुकेशन पे खर्च करने हैं इंडियंस की। इसके अलावा सेकंड जो चेंज था वो ये था कि कोर्ट के पास अब ज्यादा पावर है। अब कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट देखो इंडियन को तो पनिश कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो अदर यूरोपियंस थे जो इंडिया में रह रहे थे, उनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सेकंड चेंज था। अच्छा, तीसरा चेंज क्या होता है, तीसरा चेंज ये होता है कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउड कर दिया था। भाई आप इंडिया में जा सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो मैं पढ़ देता हूं ये तीनों पॉइंट। पहला है कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियन, डिस्कस कर लिया। सेकंड है कोर्ट हैव मोर पावर, किसमें, कन्विक्शन में, इंडियंस की एज वेल एज अदर यूरोपियंस की। तीसरा है द मिशनरीज वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए बिशप, बिशप की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। 4 ब्रिटिश इंडिया विद हिज हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर भी बना दिया जाता है कहां पे, कैलकाटा में, इन दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्लियर है। तो दोस्तों मैंने यहां पे डिस्कस किया है 1813 का चार्टर एक्ट। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 चार्टर एक्ट में हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आइए इन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें जो पहला मेजर चेंज होता है वो ये होता है, अब कंपनी के रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अगले 20 सालों के लिए और इंडिया में बढ़ा दिया गया। ये क्या है, पहला चेंज है। आपको मैंने बताया था पहला चार्टर एक्ट कब आता है, पहला चार्टर एक्ट आता है 1813 में। अगर मैं इसमें 20 साल ऐड कर दूं, क्योंकि ये 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो ये हो गया हमारे पास 1833। तो मैंने आपको अभी 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा दिया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1833 का चार्टर एक्ट, और इसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अगर मैं इसमें 20 साल ऐड कर देता हूं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1853। इसका मतलब ये हुआ कि 1853 में हमें एक और चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा। अब चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। चार्टर का मतलब होता है एक रिटर्न ग्रांट होती है। इसको कौन देगा, कोई भी एक सोवरेन कंट्री दे सकती है जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है। उसमें क्या डिफाइन होता है, अगर कि कंपनी के लिए है तो कंपनी के प्रिविलेजेस डिफाइन होंगे, कंपनी के राइट्स डिफाइन होते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे पढ़ता हूं, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है भाई, वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको कौन पास करता है, इसको दोस्तों पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों पास करते हैं, टू रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर, यानी कि इस चार्टर को 20 सालों के लिए दोबारा से रिन्यू कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है, सेंट हेलिना एक्ट है। देखो, अगर आप किसी भी कॉमन मैन से पूछोगे ना, अभी तक आपको इतनी नॉलेज हो गई होगी, अगर मैं चार्टर एक्ट 1833 में अगर मैं इस एक्ट को पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी चेंजेस हुए होंगे इस एक्ट में वो इसी चार्टर एक्ट की वजह से हुए होंगे, है ना। तभी तो इसको क्या बोला गया, तभी तो इसको बोला गया सेंट हेलिना एक्ट 1833। अब ये था क्या बेसिकली में, देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो सेंट हेलिना एक्ट है, इसमें ये जो लिखा हुआ है सेंट हेलिना, ये बेसिकली में एक आइलैंड है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए आइलैंड। अब ये आइलैंड किसके बीच में है, ये आइलैंड है आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। तो यहां पर अगर मैं मान लूं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास साउथ अमेरिका, और इधर हो गया हमारे पास अफ्रीका, इधर हो गया अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है सेंट हेलिना आइलैंड। अच्छा, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है,
सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? पोर्तुगीज ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद डच आ जाते हैं। डच के बाद फिर दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व बना लेती है, यहां पे फोर्ट वगैरह वो बनाते हैं। और फाइनली क्या होता है, इस चार्टर के बाद जो ब्रिटिश सरकार है वो अपना कब्जा इसके ऊपर ले लेती है। इसीलिए ये जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। तो सेंट हेलिना बेसिकली में क्या है, आइलैंड है। और अगर मैं अभी 2024 में इस आइलैंड की बात करूं तो ये किसके अंडर आता है? ये ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आता है। समझ पा रहे मेरी बात? ये क्लियर हो गया? वापिस से आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833। तीसरी बात, अब इसमें क्या किया गया, एक मेजर चेंज ये था कि लॉ कमीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट बना दी जाती है, उसके साथ साथ उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती है और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर भी होता है। अब यहां पे जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन को बनाने का काम क्या है भाई? जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको क्या करना है, कोडिफाइड करना है। अब ये कोडिफाइड क्या होता है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन। तो वो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि कोडिफाइड का मतलब क्या होता है। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है। अब ये चीजें मैंने डिस्कस की हैं, डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड द अनरिटन। तो आप वहां पे जाइए, उसको अच्छे से पढ़िए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिफाइड। तो लॉ कमीशन भी यहां पे बना दिया जाता है। अब देखिए, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली होती है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली लेके आती है। अब ये जो मोनोपोली है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी हमने देखा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें टी में और ट्रेड विद चाइना में स्टील मोनोपोली किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, बाकी एरिया में अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से उसने एक डिग्री पास की थी और वो डिग्री क्या कहती थी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री नेपोलियन के अंडर आ गई थी तो उसने कह दिया था कि भाई ब्रिटेन के साथ आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा। अब वो जो ब्रिटिश मर्चेंट थे वो जाए कहां? तो उन्होंने बोला किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला भाई तुम अब इंडिया में जाओ और इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। 1813 में मैंने बताया था कि इसकी मोनोपोली सिर्फ दो एरिया में रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, एक है चाय और दूसरा क्या था, दूसरा था ट्रेड विद चाइना। लेकिन अब क्या होता है, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो इसमें ये जो बची हुई मोनोपोली थी इसको भी खत्म कर दिया जाता है। यानी कि अब ना तो चाय में मोनोपोली है ना ही ट्रेड विद चाइना में मोनोपोली है। बात समझ पा रहे मेरी? कहने का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से मोनोपोली ट्रेड में खत्म कर दी जाती है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा। बताइए, यहां तक कोई डाउट? ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद देखिए, अब अगर मैं बात करना चाहूं मेन फीचर के बारे में, तो 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो कमर्शियल अफेयर्स है उसको कौन डील करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको कौन डील करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने होते थे? 24 होते थे नंबर्स में। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये कितने होते थे? 6 होते थे नंबर में। ऐसा मैंने आपको बताया था किसमें? 1813 के चार्टर एक्ट में। अब देखते हैं कि 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो 1833 के चार्टर एक्ट में होता क्या है? कमर्शियल अफेयर्स को खत्म कर दिया जाता है। भाई अब सिर्फ क्या रहेंगे? पॉलिटिकल अफेयर्स रहेंगे। पहले क्या होता था? कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन डील करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मुझे बताओ, जब कमर्शियल अफेयर्स खत्म हो गए तो फिर ये बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे क्या? अब ये क्या करेंगे? ये पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। यानी कि अब पॉलिटिकल अफेयर्स कौन देखेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि ये दोनों मिलके क्या करेंगे? इन अफेयर्स को, पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब 1833
चार्टर एक्ट में जो सबसे बड़ा मेजर चेंज होता है वो क्या होता है? देखिए, आपको अभी तक मैंने बताया था, हमारे पास एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एक हमारे पास मद्रास प्रेसिडेंसी थी, दोनों में गवर्नर हुआ करते थे, और एक हमारे पास होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये जो चार्टर एक्ट आता है 1833 का, तो दोस्तों जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया दो मेजर चेंज। पहला यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से खत्म हो गई, और दूसरा अभी जो मेन अभी निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उस पोस्ट को बदल के अब क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। दो बातें क्लियर होगी। अब आपके माइंड में एक और डाउट होगा कि सर, अच्छा उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। ये साहब की फोटो है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, अब आते हैं, अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि साहब आप ये बताओ कि अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में कानून कैसे बनेगा? पहले कौन बनाता था? पहले बनाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। लेकिन अब यहां पे एक और चेंज है, वो ये है कि अब यहां पे कौन आ गया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया है। हां, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी भी है, और इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें है 4 मेंबर यहां पर, और ये जो 4th मेंबर है, ये मेंबर क्या कहलाएगा? ये मेंबर कहलाएगा लो मेंबर। अब नाम से पता चल रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब ये सबसे बड़ी पोस्ट हो गई। अब ये कानून बनाएंगे, तो भाई ये कानून कैसे बनाएंगे? इनके साथ साथ वोटिंग भी तो होगी। इन चारों के पास, यानी कि इस चौथे पर्सन के पास भी क्या थे? वोटिंग राइट्स थे। तो जब कानून बनाए जाएंगे, जब रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, तो कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए ना जिसको कानून की नॉलेज हो। तो इसीलिए जो 4th पर्सन था वो लो मेंबर था। अब आपको यह बताना है कि ये 4th पर्सन लॉर्ड मैकॉले थे या नहीं थे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मैकॉले साहब थे या नहीं थे, ये आपको बताना है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा चेंज होता है, पहले तो मैंने आपको सेंट्रल लेवल पे बता दिया कि हमारे पास क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इनको भी दोस्तों खत्म कर दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी खत्म कर दी, मद्रास प्रेसिडेंसी खत्म कर दी। अब ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ राज रहेगा किसका? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। बताइए, सभी चीजें क्लियर हो रही हैं? सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लाइन वाइज लाइन आपको बताता जा रहा हूं। अब देखिए, चार्टर एक्ट 1833 आने से पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बनाती थी, है ना? अब ये चेंजेस आगे हैं, लेकिन अब ये जब एक्ट आया है, यानी कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब इस एक्ट की वजह से क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई, और इसमें कितने मेंबर रहेंगे? 4। लेकिन दोस्तों, अब ये जो भी लॉ बनाएंगे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, और वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पास करेगी इसको। अगर पास करेगी तो कानून बनेगा, एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये अब इनके पास, मतलब ये अगर ये कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन बना रहे हैं, वो एक्ट फाइनली और वो कानून तभी बनेगा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको क्या करेगी? पास करेगी। अब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा ना कि साहब आपने ये तो बताया नहीं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये जो प्रेसिडेंसी है मद्रास की, ये खत्म क्यों कर दी? भाई इनको रिमूव इसलिए कर दिया गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इनके सब्जेक्ट्स डिफाइन नहीं थे कि भाई कौन से सब्जेक्ट पे ये कानून बनाएंगे और कौन से सब्जेक्ट पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कानून बनाएगा। 1813 चार्टर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, इनके सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो इंग्लैंड में बैठी हुई है उनके कानून अलग है। तो अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम यहां पे इकट्ठी होगी, तो उन्होंने कहा भी छोड़ो सब चीजों को, अब फाइनली लेके आओ किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और उसके बाद ये जो कानून बनाएंगे ना उसको हम लोग पास करेंगे ब्रिटेन में, ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई इंडिया में हो क्या रहा है। समझ पा रहे हैं? तो सारी चीजों को मैंने अब यहां पे जोड़ दिया है। अब देखिए,
अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का, वो क्या है? रेवेन्यू, भाई पैसा। इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल एलिमेंट है वो क्या है? मनी, पैसा। पैसा आएगा कहां से? अब जो कमर्शियल ट्रेड है उसको तो बंद ही कर दिया भाई, वो तो खत्म ही कर दिया आपने कमर्शियल ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया। अब यहां पे जो रेवेन्यू का मेन सोर्स बचता है वो बचते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स। जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहां से जो पैसा आएगा वो क्या होता है? रेवेन्यू का सोर्स होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहां पे डिटेल में डिस्कस कराया 1813 का एक्ट और 1833। तो 1813 आपको क्लियर हो गया होगा, 1833 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में 1853। तो ये जो चार्टर एक्ट हैं, ऑल दीज चार्टर एक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20-20 साल के लिए आए। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो आखिरी चार्टर एक्ट है। उसके बाद आपको पता है कि 1857 में रिवोल्ट हो जाता है और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी रूल को खत्म कर देती है, वो अपना रूल लेके आती है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। 1853 चार्टर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जब ये एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आता है ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल। अब इतना बड़ा रिफॉर्म क्या हो सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, वो लोग ब्रिटिशर्स थे, लेकिन जब वो रूल कर रहे थे तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट होती थी उसमें कोई भी इंडियन नहीं होता था। उसमें सारे के सारे क्या होते थे? यूरोपियंस होते थे। तो अब ये जब एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट, तो होता क्या है? इनकी प्रैक्टिस को अबोलिश कर दिया जाता है, यानी कि जो यूरोपियन है उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में। अब क्या होगा? अब होगा ओपन कंपटीशन, यानी कि सबके लिए, भाई इंडियंस को आना है इंडियन आओ, यूरोपियंस को आना है वो भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? अब एग्जाम होगा। उस एग्जाम को क्या कहा जाएगा? उस एग्जाम को कहा जाएगा इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये वही एग्जामिनेशन है जो आज की डेट में 2024 में किसके नाम से जाना जाता है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम को कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है? यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फाइन, सो लेट मी रीड फॉर यू। द एक्ट अबोलिश द practice of appointing Europeans to high position in India and allowed Indians to hold senior most position in the administration। Actually में एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस पहले से ही थे, लेकिन वो लोअर पोस्ट पे थे। एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट थी उसमें सभी के सभी क्या थे? यूरोपियंस थे, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो इस प्रैक्टिस को अबोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। The act also introduce a system of open competition। अब एक सिस्टम होगा open competition for civil service job, which was known as the Indian Civil Service। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको इंडियन सिविल सर्विस बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं कि ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए ये आपको क्लियर होंगे। इसके अलावा 1853 आते आते कंपनी ने बहुत सारे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया था। पंजाब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था, सिंध अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया था, यानी कि अब ब्रिटिश अंपायर बढ़ता हुआ जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश अंपायर था वो अब बढ़ता हुआ जा रहा था। तो अब पावर दे दी जाती है किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अगर मान लीजिए कोई अलग से प्रोविंस बनानी है, कोई अलग से प्रेसिडेंसी बनानी है, तो पावर किसके पास होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। ये दी क्यों जाती है? क्योंकि अब जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो टेरिटरी बढ़ रही है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, जब मैंने आपको चार्टर एक्ट 1833 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन डील करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनकी संख्या कितनी होगी? 24। और प्लस में क्या रहेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन होता क्या है, 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें भी जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो यही डील करेंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले 24 हुआ करते थे उनको घटा के अब कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। पहले 24 हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं? 18 हो गए हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था? अब लॉ कौन बनाएगा?
लॉ बनाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। प्लस में क्या रहेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसमें कितने मेंबर थे, 4 मेंबर। और ये जो 4th मेंबर था, ये मेंबर लॉ मेंबर था। ये मेंबर कौन था, लॉ मेंबर, यानी कि जिसको कानून की जानकारी हो। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ क्या करने जा रहा है, लॉ बनाने जा रहा है। अब लॉ बनाने के लिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको भाई मदद की जरूरत पड़ जाए, तो वो बाहर से मदद थोड़ा ना मांगने जाएंगे। अगर वो बाहर से मदद मांगने जाएंगे तो कभी भी वो कानून बना नहीं पाएंगे। अगर अमित शाह साहब कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर वो आम पब्लिक से पूछेंगे तो हर पब्लिक की राय अलग अलग होगी। इसीलिए उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको लॉ की नॉलेज हो, और वो क्या करेगा, वो यहां पर हेल्प करेगा कानून बनाने में। अगर देखा जाए तो बेसिकली में ये जो बॉडी है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। दिस बॉडी इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेकिन यही एग्जीक्यूटिव बॉडी किसका काम कर रही है, यही काम कर रही है लेजिस्लेचर का, यानी कि कानून बनाने का काम भी यही कर रही है, इंप्लीमेंट भी यही कर रही है और कानून को भी यही बना रही है। लेकिन अब होता क्या है, 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है वो क्या कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग हो जाएगी, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग हो जाएगी। लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 6। अब ये 6 मेंबर कौन होंगे जो लॉ बनाएंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट होंगे। इन 6 मेंबर्स में से पहला जो मेंबर हो सकता है या एक जो मेंबर हो सकता है वो होगा चीफ जस्टिस। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर चीफ जस्टिस कहां का होगा। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता में, वहीं का चीफ जस्टिस होगा। जो दूसरा मेंबर होगा वो क्या हो सकता है, वो जज हो सकता है आपके सुप्रीम कोर्ट का। तो सेकंड क्या होगा, जज ऑफ द रनिंग कोर्ट। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब एक मेंबर कहां से आएगा, एक मेंबर आएगा आगरा से जहां पर ताजमहल है। एक मेंबर कहां से आएगा, बॉम्बे से। एक मेंबर कहां से आएगा, मद्रास से। और एक मेंबर दोस्तों कहां से आएगा, बंगाल से। तो यहां से 6 मेंबर आएंगे, ये क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। लेजिस्लेटिव बॉडी बन गए हैं अभी ये, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होगी। अब देखो हमारी पार्लियामेंट में क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अब ये लोग भी क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। हालांकि इनके नंबर्स कम है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मिनी पार्लियामेंट। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट में हम बात कर लेते हैं किसकी, रेवेन्यू की। भाई पैसा कहां से आएगा, ये तो हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल ट्रेड था वो अब क्या हो गया था, खत्म हो गया था, मोनोपोली नहीं रही। अब पैसा कहां से आ सकता है, जो ब्रिटिश पोसेशंस हैं इंडिया में, यानी कि जो भी टेरिटरी है जो ब्रिटिश के अंडर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, वहां से जो पैसा आ सकता है टैक्स के फॉर्म में, वो आएगा। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक टैक्स और बताया था, इसको खैर लिखने की जरूरत नहीं है, ये म्यूचुअली अंडरस्टूड है, सोल टैक्स। यहां से भी क्या होगा, पैसा आएगा। कहने का मतलब यह है कि 1833 के एक्ट में जो रेवेन्यू के सोर्सेस थे वो रेवेन्यू के सोर्सेस 1853 में भी सेम होंगे, यानी कि 1833 में जो सोर्स थे वही रेवेन्यू के सोर्स किस में है, 1853 में है। क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर आपको डिटेल में डिस्कस करा दिया है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है, 33 ये भी कंप्लीट हो गया है, और अब हमने कंप्लीट कर लिया है 1853 इन डिटेल। इसके बाद अब कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करते हैं कहां पे, इंडिया में। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कंपनी रूल ओवर हो जाता है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है वो स्टार्ट होता है। तो उन्होंने जो एक्ट बनाए उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।